नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज से हम शुरू कर रहे हैं जो पीजीटी एग्जाम 2020 में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसा कि हमने आपको बताया था, पब्लिक एड से इस एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या शुरू करेंगे। और जनरली जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट होते हैं उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम इसी से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और जितना बेहतर हो सकेगा उतनी बेहतर व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। और हम व्याख्या इस तरीके से करेंगे कि जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या आने की जो संभावना है, अगर वो भी आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा हम प्रतिदिन के हिसाब से कम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन आपको एक बेहतर और ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने मिशन पर। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तो एक चीज और आप सुन लीजिए कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर मिलेगा आपको। पॉलिटिक्स वाला क्लासेस चैनल जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वो क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। और मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी लिखूंगा तो उसमें टाइम जाया जाएगा, टाइम फालतू में जाएगा, फिर हम उसको मिटाएंगे। तो इससे बेहतर है कि क्वेश्चन आप वहां पे देख लीजिएगा और यहाँ पे सीधा आप व्याख्या देखें ताकि समय की बचत हो और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि ये किसका स्टेटमेंट है, निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। अब देखिए, इसमें जो सही आंसर है वो आंसर डी है, रे ए क्लियंस का ये स्टेटमेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का है, निर्णय का है। ये क्वेश्चन जो है ये निर्णय से संबंधित है। निर्णय डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो मित्रों, जो निर्णय है, जो डिसीजन मेकिंग है, ये आप समझिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस है तो वहां आपको डिसीजन मेकिंग, निर्णय ये आपको जरूर मिलेगा। तो निर्णय किसी विषय पर उपलब्ध जो विभिन्न विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना, चुनाव करना ही निर्णय की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम देखेंगे कि देखिए, ये तो रहा निर्णय का जो एक मतलब जो परिभाषा है उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब सैद्धांतिक रूप में आप निर्णय को कैसे व्यक्त करेंगे। तो निर्णय किसी विषय पर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने की प्रक्रिया है, किसी एक विकल्प के चयन की प्रक्रिया है। लेकिन देखिए, निर्णय जो है ये मानव का एक स्वाभाविक, देखिए इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसके हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, इसके व्यवहारिक पहलू पर आपको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो ये थोड़ा सा एक नीरस पॉइंट है, थोड़ा सा मतलब ये कठिन लगता है तो समझ में कम आएगा। तो जब आप इसके प्रैक्टिकल अप्रोच को समझ लेंगे तो ये सदैव के लिए आपके माइंड में खाका बन जाएगा। तो ये इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उस पर आप इसको देखिए कि जो निर्णय है, निर्णय
मानव की एक स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक आवश्यकता और विशेषता है। मानव की एक एक नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक विशेषता और आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो इस संसार का, इस समाज का, तो वो निर्णय लेता ही रहता है। बगैर निर्णय के वो कभी रह ही नहीं सकता। चाहे वो पब्लिक सेक्टर में कार्य करने वाला व्यक्ति हो या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाला व्यक्ति हो, या मान लीजिए वो कहीं नहीं काम करता है, अपने मतलब घर पर रहता है, घरेलू कामकाज को निपटाता है, तो निर्णय वो भी लेता है। तो व्यक्ति चाहे जो हो, निर्णय लेता है। निर्णय व्यक्ति की एक स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक आवश्यकता और विशेषता है। बगैर निर्णय के कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता है। बगैर निर्णय के व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति होगा, हम कह रहे हैं, वो निर्णय जरूर लेता है। वो निर्णय का नेचर, वो क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि हम ही आप हैं। जब आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से जब आप उठते हैं, तो आप बिस्तर से उठने के बाद से बिस्तर पर जाने तक मतलब आप पता नहीं कितने निर्णय लेते हैं। डे टू डे लाइफ में आप निर्णय लेते ही हैं। बगैर निर्णय के आपका काम चल ही नहीं पाएगा। सुबह से लेकर के शाम तक हम न जाने कितने निर्णय लेते हैं। और हमारा जो दिन प्रतिदिन का जो कार्य व्यवहार है, हमारी जो दिन प्रतिदिन की गतिविधि है, कार्य है, वो हमारे व्यवहार से इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि उसमें हम निर्णय ले लेते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमने निर्णय ले लिया। और जब कोई जटिल विषय या जटिल मैटर हमारे जीवन में आता है, तब हम सोचते हैं उस पर, तब हमें लगता है कि हमने निर्णय लिया। लेकिन जनरली आप बहुत सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि हमने निर्णय ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है। अब इसको अपना घरेलू काम भी निपटाना है, इलाहाबाद भी जाना है, वहां से आने के बाद फिर उसे अपना कार्य निपटाना है। तो अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इतने कार्य हैं, तो अब ये जनरली ये सोचेगा कि भाई सुबह घर का काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद इलाहाबाद निकल जाएंगे। इलाहाबाद में जो विभिन्न सारे काम है उसको निपटाएंगे, शाम को आएंगे, फिर अपना काम निपटा लेंगे। और जो शाम का काम है, अब देखिए यहाँ पर ए नामक व्यक्ति ने निर्णय ले लिया कि पहले हमें घरेलू कामकाज निपटाना है, फिर उसके बाद हम इलाहाबाद जाएंगे। इलाहाबाद में जो कार्य है उसको पहले कौन सा करेगा, वो सब अपने माइंड में खाका तैयार कर लिया। फिर वो इलाहाबाद से आएगा तो कौन कौन सा काम करेगा, ये उसने सब डिसाइड कर लिया। अब देखिए कि उसने निर्णय ले लिया, ए नामक व्यक्ति ने निर्णय ले लिया और उसे लगा नहीं कि हमने निर्णय लिया। और अब मान लीजिए कि यही जो ए व्यक्ति है, भाई ये तो सामान्य कामकाज है, उसने निर्णय ले लिया और उसे लगा भी नहीं कि हमने निर्णय ले लिया। और जैसे मान लीजिए कि जो ये ए नामक व्यक्ति है, यह जिसके यहाँ कोई शादी का कार्यक्रम है, या मान लीजिए किसी को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है। अब देखिए, तो जैसे मान लीजिए शादी का कार्यक्रम है या कोई और अन्य कार्यक्रम है या किसी को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है। अब देखिए कि ये सब कार्य जो है थोड़ा सा क्रिटिकल नेचर के हैं, थोड़ा सा बड़े काम है, कठिन काम है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो ए नामक व्यक्ति जो है वो बैठेगा, उस पर चिंतन मनन करेगा कि यार कैसे इस कार्यक्रम को निपटाया जाए, कहाँ से व्यवस्था की जाए, या बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाया जाए, कहाँ ना करवाया जाए। तो इन सब मामलों में वो थोड़ा सा गंभीरता से सोचेगा, तो उसे लगेगा कि हमने निर्णय लिया। तो हमारे कहने का आशय ये है कि इस संसार का चाहे जो व्यक्ति हो, वो निर्णय लेता ही लेता है। निर्णय व्यक्ति की एक स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक
आवश्यकता और विशेषता है, बगैर निर्णय के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। लेकिन अंतर यह है कि जब कोई व्यक्ति सामान्य कामकाज के संबंध में, डे टू डे लाइफ के संबंध में कोई निर्णय लेता है, तो वो निर्णय तो ले लिया लेकिन उसे लगा नहीं कि हमने निर्णय लिया। लेकिन जब उसी व्यक्ति के जीवन में कोई जटिल क्वेश्चन आता है, जटिल प्रश्न आता है, जटिल इश्यू आता है, कॉम्प्लेक्स चीजें आती है, तो वो बैठ करके चिंतन करता है, सोचता है कि कैसे इस काम को निपटाना है, कैसे इसको अरेंज करना है, तो उसे लगता है कि हमने निर्णय लिया। तो निर्णयन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सैद्धांतिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही साथ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। और जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है वो होता है हर्बर्ट साइमन। जहां जहां डिसीजन मेकिंग की बात होगी तो आप समझिए कि हर्बर्ट साइमन आपको खड़े मिलेंगे। आपको हर्बर्ट साइमन से मुलाकात करनी पड़ेगी। बगैर हर्बर्ट साइमन से मुलाकात किए हुए डिसीजन मेकिंग में आपका काम नहीं चल सकता। और कोई भी स्टूडेंट ये कहे कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन मेकिंग है उसको पढ़ा है, लेकिन हमने हर्बर्ट साइमन को नहीं पढ़ा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि या तो उसने डिसीजन मेकिंग को पढ़ा नहीं है, या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो हर्बर्ट साइमन एक बहुत बड़ा नाम है। हर्बर्ट साइमन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा नाम है। और देखिए हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है? हर्बर्ट साइमन ने ये कहा है कि निर्णयन प्रशासन का हृदय है। निर्णयन प्रशासन का हृदय है। और एक विचारक है टैरी, एक विचारक है। देखिए निर्णयन कितना इंपॉर्टेंट है आप हर्बर्ट साइमन के इस स्टेटमेंट से इस चीज का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मानव के शरीर में हृदय जो ये है, तो उसके आप समझिए कि अगर जो हृदय है, जो चलता है, जो पंप करता है, अगर वो बंद कर दे तो ये पूरी की पूरी शरीर बिल्कुल एकदम से मिट्टी हो जाएगी, निष्प्राण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि प्रशासन में निर्णय न लिया जाए तो आप बताइए कि प्रशासन चल नहीं सकता है, प्रशासन बिल्कुल निष्प्राय हो जाएगा। तो इससे आपको इस बात का अंदाजा लग सकता है कि निर्णयन प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला विचारक है जॉर्ज आर टैरी। इसने ये कहा है, इसने क्या कहा है? इसने ये कहा है कि प्रबंधकों यानी प्रशासकों का जीवन ही निर्णय लेना है। देखिए जॉर्ज आर टैरी ने क्या कहा कि जो प्रशासक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका जीवन ही निर्णय लेना है। प्रशासक जो है, जो प्रबंधक हैं, तो वो निर्णय लेंगे ही लेंगे।
वो बगैर निर्णय लिए काम चल ही नहीं सकता है। और एक विचारक है पीटर एफ ड्रकर। देखिए पीटर एफ ड्रकर जो है, इसे प्रबंध चिंतन का पितामह बोला जाता है। मैनेजमेंट जो थॉट है उसका जो पितामह है वो पीटर एफ ड्रकर को बोला जाता है। और पीटर एफ ड्रकर ने भी निर्णय का प्रशासन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसका कितना महत्व है, इस चीज को उसने भी बताया है। और पीटर एफ ड्रकर यह कहता है, पीटर एफ ड्रकर यह कहता है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है वो निर्णयों के द्वारा ही करता है। निर्णयों के द्वारा ही करता है। अर्थात प्रबंधक जो कुछ भी काम करेगा, वो छोटा काम करे, बड़ा काम करे, बहुत ज्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट हो वो करे या कम इम्पोर्टेंस का काम करे, जो भी है, मतलब प्रबंधक जो भी करेगा वो निर्णयों के द्वारा ही करेगा, निर्णयों के माध्यम से ही करेगा। निर्णयों से हट करके, मतलब निर्णयों के बगैर वो कोई काम नहीं करेगा। मतलब प्रबंधक जो कुछ भी करेगा, आप समझिए वो निर्णयों के द्वारा ही करेगा, निर्णयों के बिना वो कुछ भी नहीं करेगा। तो आप समझिए कि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में निर्णय का, डिसीजन मेकिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना ये महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए देखिए कि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है। इसीलिए हमने आपसे ये बार बार कहा है कि जो टॉपिक आपको ना समझ में आए उसको थोड़ा सा आप किताब से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप किताब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीजें, भाई मैं आपको समझा रहा हूं, इसके साथ साथ जब आप किताब का थोड़ा सा सहारा लेंगे तो चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। और हमारी ये कोशिश है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज और जितना बेहतर से बेहतर हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारा सदैव यही प्रयास रहा है और रहेगा। तो ये रहा जो पहला प्रश्न हमने आपके सामने रखा, उससे संबंधित ये जो चीजें हैं और ये स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो आयोग से संबंधित है, जो अमेरिका में एक आयोग बना था, हूवर कमीशन, उससे संबंधित है। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारी सीरीज थी, हमारी जो सीरीज है वो सी है, हाँ सी सीरीज है। सी सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर 8 आया है एग्जाम में, वो है कि हूवर कमीशन ने किस पर आधारित संगठन के निर्णय की सिफारिश की थी? किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर है ए, यानी प्रयोजन पर, और प्रयोजन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर उन्होंने संगठन के निर्माण की बात किया था, सिफारिश किया था। तो यह है दूसरा क्वेश्चन आपका, हूवर कमीशन। हूवर कमीशन। अब देखिए
हुवर कमीशन क्या है, इनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, ये क्यों बनाया गया था, किसने बनाया, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहली चीज आप ये समझिए कि जो ये हुवर कमीशन है, हुवर आयोग है, इसका नाम हुवर क्यों पड़ा, क्यों इसे हुवर कमीशन कहा जाता है? देखिए इसका कारण ये है कि जो ये हुवर कमीशन है, हुवर कमीशन के जो अध्यक्ष थे, हुवर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो हर्बर्ट हुवर, हर्बर्ट वो हर्बर्ट हुवर थे। और ये हर्बर्ट हुवर जो है, हर्बर्ट हुवर यूएसए के 31वें प्रेसिडेंट थे। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप गौर करिएगा, इन चीजों को आप लाइटली मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। देखिए हुवर कमीशन का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि हुवर कमीशन रॉबर्ट हुवर हर्बर्ट हुवर की अध्यक्षता में बना था। और हर्बर्ट हुवर जो है ये अमेरिका के 31st प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति थे। और इनका जो कार्यकाल था हर्बर्ट हुवर का, ये 4 मार्च 1929 से लेकर के 4 मार्च 1933 तक यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो इसीलिए इस कमीशन को हुवर कमीशन कहा जाता है। और हुवर कमीशन जो है 2 कमीशन बना था, हुवर कमीशन 2 बार बना था। अब हम उस पर आते हैं। तो हुवर कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हुवर कमीशन से। और हुवर कमीशन के बारे में बहुत सारी चीजें जानने लायक हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो अब हम देखते हैं कि जो कमीशन है, ये हुवर कमीशन जो बना था, फर्स्ट हुवर कमीशन, सेकंड हुवर कमीशन। देखिए ये जो फर्स्ट हुवर कमीशन था, इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो टाइम पीरियड था 1947 से लेकर के 1947 से बना, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और जो ये सेकंड हुवर कमीशन है, ये 1953 में बनाया गया था और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और इस समय जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो थे हैरी एस ट्रूमैन। और यहां पर प्रेसिडेंट थे आइजनहावर। और जो फर्स्ट हुवर कमीशन है, अब देखिए इन दोनों के चेयरमैन वो हर्बर्ट हुवर ही थे। और जो फर्स्ट हुवर कमीशन है, फर्स्ट हुवर कमीशन ने 24 टास्क फोर्स बनाए थे, 24 टास्क फोर्स गठित की थी।
और सेकेंड हुअर कमीशन ने 19 टास्क फोर्स गठित की थी, और फर्स्ट हुअर कमीशन ने 273 सिफारिश दिया, और सेकंड हुअर कमीशन ने 314 सिफारिशें की। 314 सिफारिशें की। देखिए, फर्स्ट हुअर कमीशन 1947 में बना, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। सेकेंड हुअर कमीशन 1953 में बना और 55 में रिपोर्ट दी। इस समय यूएस के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन थे, सेकेंड के समय आइजनहावर थे। और फर्स्ट हुअर कमीशन ने 24 टास्क फोर्स गठित की, मतलब जो उसको समस्या मतलब जो विषय उसे दिया गया था, तो उस विषय के बारे में अपने सुझाव देने के लिए उसने 24 टास्क फोर्स बनाई, और उन टास्क फोर्स ने अध्ययन किया, फिर अपने सुझाव दिए, फिर वो रिपोर्ट आई। और सेकेंड हुअर कमीशन ने 19 टास्क फोर्स बनाई। फर्स्ट ने 273 सिफारिशें की, सेकेंड ने 314 सिफारिशें की। तो देखिए, ये हुअर कमीशन के संबंध में कभी भी एग्जाम में टैली करवाने के लिए दे सकता है कि फर्स्ट ने कितनी सिफारिशें किया, सेकंड ने कितनी किया, या फर्स्ट ने कितने टास्क फोर्स बनाए, सेकंड ने कितने बनाए। तो XYZ दिया, प्रेसिडेंट कौन था यूएस का, और उस समय या सेकंड के समय कौन था, तमाम सारी चीजें हैं। और इन दोनों कमीशन के जो चेयरमैन थे वो हर्बर्ट हुअर ही थे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो आइजनहावर हैं, ये जो आइजनहावर हैं, ये वही यूएसए के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की यात्रा पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यानी आइजनहावर was the first president of USA which came to India। तो ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत की यात्रा पर आए, 1953 में आए थे, भारत की यात्रा पर आए। और ये वही आइजनहावर हैं जो जिन्होंने एटम्स फॉर पीस का नारा दिया। एटम्स फॉर, ये वही आइजनहावर हैं जिन्होंने एटम्स फॉर पीस का नारा दिया। देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटम्स फॉर पीस का नारा किसने दिया, तो आइजनहावर ने दिया। और देखिए, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, बड़ा मार्केबल क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। अगर हम आपसे ये पूछें, देखिए ये नारा भी उन्होंने 1953 में ही दिया था आइजनहावर ने। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आइजनहावर ने जो एटम्स फॉर पीस का नारा दिया, जो एटम्स फॉर पीस का स्लोगन दिया, वो उन्होंने कहां दिया? क्या सीनेट में दिया, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दिया, या पब्लिक रैली में दिया, या यूएन जनरल असेंबली में दिया? देखिए, बड़ा मार्केबल क्वेश्चन है मित्रों, समझिएगा। तो ये जो नारा है, ये नारा आइजनहावर ने 1953 में यूएन जनरल असेंबली में दिया था। कहां दिया? UNGA अर्थात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 1953 में आइजनहावर ने एटम्स फॉर पीस का नारा दिया। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एटम्स फॉर पीस का नारा आइजनहावर ने कहां दिया। उसमें ऑप्शन एक दे दे, सीनेट, दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा पब्लिक रैली, चौथा UNGA। तो सही आंसर इसका होगा UNGA में दिया, 1953 में दिया। और देखिए कि ये वही आइजनहावर हैं जिन्होंने अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स MIC, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नारा दिया था। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नारा दिया था, ये वही आइजनहावर है। और ये नारा, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नारा आइजनहावर ने दिया था,
अब देखिए यहां भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हम आपसे पूछें कि ये नारा आइजनहावर ने कहाँ दिया, क्या सीनेट में दिया, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दिया, या पब्लिक रैली में दिया, या अपने फेयरवेल स्पीच में दिया था। तो ये नारा उन्होंने फेयरवेल स्पीच में दिया था। फेयरवेल स्पीच में ये नारा आइजनहावर ने दिया था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का नारा ये उन्होंने यहां पे दिया था। तो ये रही सेकंड क्वेश्चन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हो गया। और अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो आज का तीसरा क्वेश्चन होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है। निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है। ऑप्शन ए सूत्र अभिकरण अर्थात लाइन एजेंसी, बी स्टाफ अभिकरण, सी सहायक अभिकरण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए लाइन एजेंसी। इसका सही आंसर होगा लाइन एजेंसी। देखिए ये लाइन एंड स्टाफ का क्वेश्चन है, और लाइन एंड स्टाफ का जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, जो विषय है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो देखिए लाइन एंड स्टाफ क्या है, क्या अंतर है, किसको हम लाइन एजेंसी कहते हैं, किसको हम स्टाफ एजेंसी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या ये ना हो तो काम ना हो, तमाम सारे एस्पेक्ट पर, तमाम सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो देखिए जो लाइन एजेंसी है, जो सूत्र अभिकरण है, जो पंक्ति अभिकरण है, तो जो लाइन एजेंसी है देखिए लाइन एजेंसी को हिंदी में कहते हैं सूत्र अभिकरण या पंक्ति अभिकरण। पंक्ति अभिकरण। तो जो लाइन एजेंसी है, सूत्र अभिकरण, पंक्ति अभिकरण। देखिए मित्रों बात यह है कि जो मुख्य कार्यपालिका होती है, जो मुख्य कार्यपालिका होती है, वो अपने समस्त कार्यों को, मुख्य कार्यपालिका यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अपने समस्त कार्यों को अकेले नहीं कर सकता है, और न ही शासन के जो विषय होते हैं उस संबंध में उसे पर्याप्त जानकारी और एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो मुख्य कार्यपालिका होती है, उसे अपने कार्यों के संपादन में, अपने कार्यों को ठीक प्रकार से, भली प्रकार से करने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की जरूरत होती है, कदम दर कदम जरूरत होती है, क्योंकि बगैर विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के परामर्श के जो मुख्य कार्यपालिका है वो अपना कार्य कर ही नहीं सकता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में मुख्य कार्यपालिका हम कहते किसको हैं। मुख्य कार्यपालिका हम कहते किसको हैं। तो देखिए एक एक चीजों को आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि इस संबंध में आपका जो भी कंफ्यूजन हो या जो भी जिस भी चीज की जानकारी ना हो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो जो मुख्य कार्यपालिका है,
देखिए मुख्य कार्यपालिका कहते किसको है, पहले आप ये समझिए। देखिए कि कार्यपालिका में शीर्ष पर विराजमान, कार्यपालिका में शीर्ष पर विराजमान, सबसे ऊपर पदस्थ, सबसे ऊपर विराजमान जो व्यक्ति है, जो पदाधिकारी है, उसी को हम मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में शीर्ष पर विराजमान जो व्यक्ति है, उसी को हम मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, भारत के संबंध में यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद ये मुख्य कार्यपालिका हो गए। और वहीं हम जब राज्य के स्तर पर आते हैं तो फिर यहां पर मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम जिला स्तर पर आएंगे तो जो जिलाधीश है, जिलाधीश या जिलाधिकारी, डीएम, कुछ भी आप कह लीजिए, तो ये मुख्य कार्यपालिका हो जाएंगे। और जब हम वहीं विश्वविद्यालय के स्तर पर आएंगे तो जो वाइस चांसलर होता है, जो वाइस चांसलर होता है यानी उपकुलपति, जो वाइस चांसलर होता है तो ये हो गए मुख्य कार्यपालिका। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा डाउट आपको हो रहा होगा कि भाई मतलब कि संघ के स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे बड़ी होती है और राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य कार्यपालिका की बात हो रही है। कार्यपालिका यानी जो कार्य का पालन करवाता है, यानी विधायिका द्वारा जो निर्मित कानून है उनको जो लागू करवाने का कार्य करता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सिर्फ सेरेमोनियल है, औपचारिक है, और उनको तो जो उनकी जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल तो करते नहीं, वो तो संघ के स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है, राज्य के स्तर पर जो राज्यपाल की शक्तियां होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं, वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। तो जो मुख्य कार्यपालिका है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा, जिला स्तर पर डीएम हो जाएगा, विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हो जाएगा, इसी प्रकार से डिग्री कॉलेज में प्राचार्य हो जाएगा। तो मुख्य कार्यपालिका अर्थात कार्यपालिका के शीर्ष स्तर पर, कार्यपालिका में शीर्ष पर विराजमान जो व्यक्ति है वही जो है मुख्य कार्यपालिका होती है। तो मुख्य कार्यपालिका का जो काम है इतना ज्यादा होता है, इतना विस्तृत होता है कि मुख्य कार्यपालिका बगैर सहयोग के, बगैर मतलब कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो परामर्शदाता होते हैं, उनके सहयोग के वो काम कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही उन्हें प्रशासन के बारे में कोई विशेषज्ञता होती है, मतलब जो ये मुख्य कार्यपालिका होती है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालिका को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए ही, मतलब ये जो एजेंसी होती है, जो मुख्य कार्यपालिका को अपने कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए ही, परामर्श देने के लिए ही ये एजेंसियां होती हैं। और प्रशासन में जो मुख्य कार्यपालिका होती है, प्रशासन में जो मुख्य कार्यपालिका होती है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको उसके कार्यों में परामर्श देने के लिए, सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2 अभिकरण एक्टिव हैं, 2 अभिकरण कार्य करते हैं।
वो दो अभिकरण कौन है? वो दो अभिकरण है, पहला है आपका लाइन एजेंसी, और दूसरा है आपका स्टाफ एजेंसी। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि मुख्य कार्यपालिका को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए, मतलब जो ये एजेंसियां हैं वो दो एजेंसी सक्रिय हैं, उसमें एक है लाइन एजेंसी, दूसरा है स्टाफ एजेंसी। अब देखिए कि लाइन एजेंसी क्या है। देखिए, जो लाइन एजेंसी है, जो सूत्र अभिकरण है, वो मुख्य कार्यपालिका द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उनकी जो नीतियां होती हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनको वो क्रियान्वित करने का कार्य करता है। यानी ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी लाइन एजेंसी ऐसी एजेंसी है, ऐसा अभिकरण है जो मुख्य कार्यपालिका के निर्णयों को, नीतियों को, उसके कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करता है। ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर लागू करता है, जमीनी स्तर पर चरितार्थ करता है, सामान्य आदमी तक, आम जनता तक उसको पहुंचाने का काम करता है, ये लाइन एजेंसी। और जो स्टाफ एजेंसी है, ये जो स्टाफ एजेंसी है, ये ऐसी एजेंसी होती है, ये ऐसा अभिकरण है। अब देखिए, स्टाफ एजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई, लाइन एजेंसी को तो हमने बता दिया है कि हिंदी में सूत्र अभिकरण, पंक्ति अभिकरण भी कहते हैं। स्टाफ एजेंसी जो है, इसको हिंदी में कर्मचारी अभिकरण या मंत्रणा अभिकरण, मंत्रणा अभिकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्टाफ एजेंसी है, स्टाफ एजेंसी यानी ऐसी एजेंसी होती है, ऐसा अभिकरण होता है जो मुख्य कार्यपालिका को उसके निर्णयों में सहायता देती है। मुख्य कार्यपालिका को किसी विषय पर जो सूचना होती है, जो तथ्य होता है, जो डाटा होता है, जो परामर्श होता है, वो उपलब्ध कराने का कार्य करती है स्टाफ एजेंसी। अर्थात देखिए, लाइन एजेंसी जो है वो ग्राउंड लेवल पर कार्य करती है, फ्रंट पर आकर के काम करती है, सीधे मतलब प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, जनता से इसका सीधा संबंध होता है। लेकिन जो स्टाफ एजेंसी है, ये पर्दे के पीछे रह के कार्य करती है, नेपथ्य में कार्य करती है, ये कभी फ्रंट पर नहीं आती है। स्टाफ एजेंसी कभी फ्रंट पर नहीं आती है। जैसे अब देखिए कि एक उदाहरण आप लीजिए, उसको समझिए, तो ये अंतर जो है और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को सुना होगा, जिसके माध्यम से आजकल लगभग संपूर्ण भारत में लोगों को फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। और इस एक्ट को राइट टू फूड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसको राइट टू फूड एक्ट 2013 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा कानून है जिसे राइट टू फूड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। अब देखिए, जैसे जब किसी विषय पर कोई कानून बनाया जाता है ना, तो आप समझिए कि उस पर बड़ी लंबी स्टडी होती है, उस पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस संबंध में पूरे विश्व में कहाँ कहाँ कानून है, किसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, फिर हमारे देश में अभी मतलब किस प्रकार का कानून चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब बनाया जा रहा था, तो उसमें बहुत सारी स्टडीज हुई, सारी सूचनाएं इकट्ठा की गई, डाटा इकट्ठा किया गया। फिर उसमें ये लगा कि भाई इतनी आबादी है,
तो कितना खाद्यान्न होना चाहिए, और जो मतलब कि FCI है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके गोदाम में कितना अनाज है। तो वो जो पूरा का पूरा डाटा है, वो पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें कलेक्ट करना और इन सब सारी चीजों से अवगत कराना, मुख्य कार्यपालिका को अवगत कराना, ये सब सारा कार्य कौन करता है? स्टाफ एजेंसी करती है, ताकि मुख्य कार्यपालिका किसी विषय पर आसानी से और सही से निर्णय ले सके, निर्णय गलत ना हो सके। इसलिए कोई भी कानून जब वो बनने की स्टेज में होता है, जब वो बना नहीं होता है, मतलब जब वो बनने की प्रक्रिया में होता है, तो उस कानून के संबंध में जो पूरी की पूरी सूचना, इंफॉर्मेशन, डाटा और जो फैक्ट होते हैं, जो पूरी की पूरी स्टडी होती है, वो सब सारा कार्य जो किया जाता है वो स्टाफ एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। स्टाफ एजेंसी इन सब सारी चीजों से चीफ एग्जीक्यूटिव को अवगत कराती है। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव निर्णय लेता है कि अब इस विषय पर कानून बनाना है, और कानून बन रहा है, ये सब सारी चीजें हो रही हैं। तो कानून बनने तक, किसी विषय पर कानून बनने तक, अर्थात संसद के दोनों सदनों में पारित होने तक, संसद के दोनों सदन में पारित हो गया तो प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया। तो कोई भी विषय पर, किसी भी विषय पर जब कानून बन रहा होता है, संसद में पारित होने तक जो पूरा का पूरा रोल होता है वो स्टाफ एजेंसी निभाती है। जो पूरा का पूरा रोल है वो स्टाफ एजेंसी निभाती है। और लाइन एजेंसी का कार्य तब प्रारंभ होता है जब कोई कानून लागू कर दिया जाता है। जब कोई कानून लागू कर दिया जाता है तो वहां से इनका रोल शुरू होता है। कानून बनने तक पूरा का पूरा रोल स्टाफ एजेंसी निभाती है। और कानून जब बन जाता है तो कानून को जब लागू किया जाता है तो लागू करने से लेकर के आम जनता तक उस सुविधा को, उस कार्यक्रम को, उस कानून को पहुंचाने तक पूरा का पूरा जो रोल होता है वो लाइन एजेंसी का होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई कानून जब बन रहा होता है, बनने तक पूरा का पूरा रोल स्टाफ एजेंसी का होता है। और कानून जब लागू होने की प्रक्रिया में आ जाता है, यानी जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हो जाता है, तो वहीं से लाइन एजेंसी का कार्य शुरू हो जाता है, इनका कार्य समाप्त हो जाता है। तो ये रहा। और देखिए कि ये जो डिवीजन है लाइन और स्टाफ का, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि लाइन एजेंसी क्या है, स्टाफ एजेंसी क्या है। लाइन एजेंसी ऐसी एजेंसी है, ऐसा अभिकरण है जो मुख्य कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करता है, जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। और स्टाफ एजेंसी ऐसी एजेंसी है, ऐसा अभिकरण है जो मुख्य कार्यपालिका को किसी विषय पर निर्णय लेने के संबंध में सूचना, डाटा, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, वो पूरी की पूरी स्टडीज जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव को उपलब्ध कराते हैं ताकि वो निर्णय ले सके। ये निर्णय को लेने में फैसिलिटेटर का कार्य करता है, सहायक का कार्य करता है, ये निर्णय लेने में सहायता का कार्य करता है। और स्टाफ एजेंसी का कार्य किसी विषय पर तब तक होता है जब तक कानून बन चुका, मतलब जब तक कानून बन रहा होता है। कानून बनने तक, किसी विषय पर कानून बनने तक पूरा का पूरा रोल स्टाफ एजेंसी का होता है। जब कानून बन जाता है तो फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जहां से इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ होता है वहां से इसका कार्य शुरू हो जाता है, लाइन एजेंसी का कार्य शुरू हो जाता है। और देखिए कि जो लाइन और स्टाफ एजेंसी का जो ये डिवीजन है, जो ये विभाजन है, जो ये मतलब ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा आई थी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, सैनिक प्रशासन में पहले आई। यह अवधारणा सर्वप्रथम आती है सैन्य प्रशासन में।
सैन्य प्रशासन में यह अवधारणा पहले आती है, उसके बाद फिर ये लोक प्रशासन में आती है, उसके बाद ये लोक प्रशासन में आती है। तो सैन्य प्रशासन जो है मतलब वहां पर जो कमांडर इन चीफ से लेकर के, सैन्य प्रशासन में क्या होता है कि कमांडर इन चीफ से लेकर के जो सैनिक होता है, मतलब जो सबसे निचली पोस्ट होती है, तो कमांडर इन चीफ से लेकर के सैनिक तक, एक मतलब सिपाही तक, जो पूरी की पूरी एक कमान की पंक्तिबद्ध श्रृंखला होती है। तो अब जो एक कमांडर इन चीफ से लेकर के जो सैनिक तक पूरी की पूरी एक श्रृंखला होती है, इनका काम क्या होता है? युद्ध लड़ना, सीमाओं की सुरक्षा करना। और तो ये जो है, जो कमांडर इन चीफ से लेकर के जो सैनिक तक हैं, इनका काम है युद्ध लड़ना, इनका काम है सीमाओं की सुरक्षा करना। अब देखिए, इनका काम है युद्ध लड़ना, सीमाओं की सुरक्षा करना। अब अगर एक सैनिक या आर्मी की एक यूनिट जब युद्ध लड़ेगी, तो भाई उसे हथियारों की सप्लाई भी करनी, मतलब हथियारों की सप्लाई भी उसको पहुंचनी चाहिए, उसको खाना पहुंचना चाहिए, उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी भी होनी चाहिए, उसके लिए रास्ते में जरूरत पड़ेगी तो पुल बनाया जाना भी चाहिए भाई, क्योंकि वो लड़ाई करते हैं ना। अगर अब वो सैनिक अगर पुल बनाने लगेंगे, खाना बनाने लगेंगे या अपना मरहम पट्टी स्वयं करने लगेंगे, तब तक तो दुश्मन आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो इसीलिए ये जो कमांडर इन चीफ से लेकर के जो एक सैनिक तक जो पूरी की पूरी एक श्रृंखला है, इसे लाइन एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्राउंड पर कार्य करते हैं, युद्ध का काम करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। अब देखिए कि युद्ध का कार्य जब ये लाइन एजेंसी करेगी, तो भाई इसके लिए जो अन्य सहायक सेवाएं हैं, इसके कार्य, ये अपना कार्य अच्छे से कर सके लाइन एजेंसी, तो इसके लिए उसे मतलब कि हथियारों की आपूर्ति होनी चाहिए, खाना टाइम से पहुंचाया जाना चाहिए, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, जहां रास्ते में जरूरत पड़ेगी पुल बनाया जाना चाहिए। तो ये जो इकाइयां हैं, जैसे ये जो कुक यूनिट होती है, मिलिट्री कोर होता है, इंजीनियरिंग कोर होती है, और जो उसके साथ साथ मतलब कि और जो ये आर्म्स एंड एनिमेशन की जो सप्लाई करने वाला जो कोर होता है, तो ये सब क्या है? ये सब स्टाफ एजेंसी है, सहायक अभिकरण है। क्यों? क्योंकि जब ये युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध ये अच्छे से कर सकें, अपना काम अच्छे से कर सकें, इन कार्य में ये लोग मदद पहुंचा रहे हैं भाई। सप्लाई कोर अपना असलाह उनको पहुंचा रही है, बम बारूद पहुंचा रही है। जो कुक कोर है, मतलब जो खाना बनाने वाला ग्रुप है, वो खाना उनको समय से पहुंचा रहा है। जो मेडिकल कोर है, वो जो सैनिक घायल हो जाते हैं उनका इलाज करते हैं, उनको वहां से हटाते हैं। और जो इंजीनियरिंग कोर है, जहां जरूरत पड़ी तो इनके लिए पुल बनाएंगे ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके। तो ये कार्य करते हैं। बाकी मिलिट्री में जो इंजीनियरिंग कोर है, मेडिकल कोर है, जो आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई करने वाला कोर है, ये जो सारे कोर हैं, ये सहायक अभिकरण है, स्टाफ एजेंसी है, क्योंकि ये लाइन एजेंसी के कार्यों में मदद कर रहे हैं, उनको सहायता पहुंचा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। और अब जो अगला क्वेश्चन हम लेंगे, अब देखिए कि थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं लाइन एंड स्टाफ एजेंसी का। देखिए, लाइन एजेंसी जो है ये जनता से इसका सीधा कनेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यदि कोई कोटेदार कम तौलता है या मान लीजिए और किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है, तो आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? भाई आप कंप्लेन जाएंगे तहसीलदार के यहाँ, मतलब कि तहसील में जाएंगे, एसडीएम से कंप्लेन करेंगे, या जिले में जो अन्य खाद्य श्रृंखला से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे। तो जब आप कंप्लेन लेके जाएंगे एसडीएम के पास, तो एसडीएम या जो सप्लाई अधिकारी हैं, इस कानून को लागू करवाने वाले, वो सब लाइन एजेंसी के आदमी हैं। तो आप उन्हीं के पास जाएंगे। तो लाइन एजेंसी का जनता से सीधा संबंध होता है। आप इसकी शिकायत उस अधिकारी के पास नहीं लेके जाएंगे कि जिन्होंने इस संबंध में सरकार को परामर्श दिया था, उनको सूचना उपलब्ध कराया था। भाई पता नहीं वो कौन से अधिकारी, हम जानते ही नहीं है। तो इनका सीधा संबंध जनता से होता है, इनका सीधा संबंध जनता से नहीं होता है।
ये फ्रंट पर आके कार्य करते हैं, ये नेपथ्य में रह करके कार्य करते हैं। तो हम और सारे बहुत सारे अंतर हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है जो अगला क्वेश्चन है, जो आज का चौथा क्वेश्चन होगा, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है, ये आज का चौथा क्वेश्चन है। देखिए ये लीडरशिप से संबंधित क्वेश्चन है, ये नेतृत्व लीडरशिप से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा चेस्टर बर्नार्ड। जो आंसर बी है कि नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है, तो वो है चेस्टर बर्नार्ड। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि नेतृत्व कहते किसको हैं, लीडरशिप हम कहते किसको हैं। देखिए लीडरशिप जो है किसी व्यक्ति की वह योग्यता, क्षमता, स्थिति होती है जिसके अंतर्गत वह लोगों को मतलब रास्ता दिखाता है, उनका मार्गदर्शन करता है, या लोगों से कोई कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। लोगों से मतलब कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप किसी व्यक्ति की एक ऐसी योग्यता, क्षमता, स्थिति होती है जिसके माध्यम से वह लोगों का मार्गदर्शन करता है, लोगों को राह दिखाता है और लोगों से कोई कार्य मतलब लोगों को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो वही लीडरशिप है, वही नेतृत्व है। और जहां तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लीडरशिप का सवाल है, नेतृत्व का सवाल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, लीडर का जो रोल है वो सदैव बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है और रहेगा। जैसे अगर हम आपको एक उदाहरण दें कि देखिए किसी भी संगठन में, किसी भी देश में, समाज में लीडरशिप का रोल क्या होता है, लीडरशिप की भूमिका क्या होती है। आप समझिए कि यदि किसी भी देश का, समाज का, संगठन का यदि नेता मजबूत इरादों वाला है, दूरदर्शी है और मतलब एक प्रकार से जो उसकी एक कमिटमेंट होती है, अगर इस नेचर का है तो परिणाम दूसरा होता है। और यदि आपकी लीडरशिप कमजोर है, अदूरदर्शी है, ढीली ढाली है, तो आप समझिए कि परिणाम फिर दूसरा होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, उससे आपको संगठन में लीडर का रोल क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये मुट्ठी है ना, अब आप देखिए कि ये मुट्ठी है। अब देखिए मुट्ठी में क्या है, ये आदमी का जो हाथ है, ये हाथ है, ये हमने मुट्ठी बांध ली। अब इस मुट्ठी में जो ये अंगूठा है, जो ये अंगूठा है, इस हाथ का लीडर है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अंगूठे का है। और उसके बाद ये जो अंगुलियां है ना, ये अधीनस्थ हैं, अंगुलियां अधीनस्थ हैं। क्योंकि देखिए ये जो अंगूठा है, एक तरफ ये अगर बाहर से संगठन पर कोई अटैक होगा तो अंगूठा सबको संरक्षण प्रदान करेगा। देख रहे हैं ना, चारों अंगुलियों को अगर कोई अटैक करेगा तो पहला आक्रमण ये झेलेगा। और यदि कोई संगठन अच्छा कार्य करता है तो नाम लीडर का ही होता है। हालांकि काम सब मिलकर के करते हैं, लेकिन जो नाम होता है वो लीडर का ही होता है। क्योंकि भाई लीडर लोगों के अंदर एक प्रकार से इतना अच्छा समन्वय पैदा करता है, लक्ष्य के प्रति उन्हें इतना, उनके अंदर एक समर्पण का भाव पैदा कर देता है कि आदमी, जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जी जान लगा करके कार्य करते हैं। और संगठन जब कोई अच्छा कार्य करता है तो नाम लीडर का होता है, और जब संगठन पर कोई प्रहार होता है तो उसको सुरक्षा, अपने कर्मचारियों को संरक्षण
लीडर ही देता है। जिस प्रकार से ये अंगूठा जो है इन चारों अंगुलियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी संगठन जब अपने कार्य में असफल हो जाता है, अपने उद्देश्य में असफल हो जाता है, तो ये स्पष्ट है कि उसकी आलोचना भी होती है। आलोचना की स्थिति में, प्रहार की स्थिति में, ये जो लीडर है, अंगूठा रूपी जो लीडर है ना, अपने कर्मचारियों को, अपने साथियों को संरक्षण प्रदान करता है। और जब संगठन सफल होता है तो नाम भी नेता का ही होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक संगठन में, एक देश में, समाज में लीडर का क्या रोल होता है। लीडर जहां अपने साथियों को, सहायकों को कार्य के प्रति एक प्रकार से समर्पण की भावना पैदा करता है, उनके अंदर एक जोश पैदा करता है, वहीं संगठन जब असफल होता है तो अपने सहायकों को, अधीनस्थों को संरक्षण भी प्रदान करता है। और देखिए इस संबंध में जो दूसरा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि जो जीरो होता है, देखिए मैथ में जीरो शक्ति विहीन होता है। मैथ में जीरो माने कुछ नहीं होता है, लेकिन वही जीरो जब अन्य संख्याओं के साथ मिल करके, उनके साथ दोस्ती का भाव रख करके, मित्रता का भाव रख करके जुड़ता है, तो उसके बड़े आश्चर्यजनक, अद्भुत, अद्वितीय परिणाम होते हैं, चमत्कारिक परिणाम होते हैं। लेकिन जब यही जीरो किसी के साथ बगावत कर देता है ना, तो वो सबको जीरो कर देता है, अर्थात सबको सब नष्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये जीरो जो है एक के साथ मित्रता करेगा तो ये 10 हो गया, और यदि 10 के साथ मित्रता करेगा तो फिर 100 बन जाएगा, और 100 के साथ जब ये मित्रता करेगा, दोस्ती करेगा तो 1000 हो जाएगा, और जब 1000 के साथ जीरो दोस्ती करेगा, मेल मिलाप करेगा, तो ये 10,000 हो जाएगा। अब समझिए कि जो चीज अकेले में शून्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, जब वो दूसरे संख्याओं के साथ मित्रता करता है तो कितना अद्भुत, अद्वितीय, आश्चर्यजनक परिणाम निकल रहा है। लेकिन यही जीरो अगर किसी के साथ बगावत कर ले, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके साथ बगावत कर ले, झगड़ा कर ले, ये तनाव पैदा कर ले, तो देखो ये सबको जीरो कर देगा, सबको जीरो कर देगा। अर्थात नेता, अर्थात लीडरशिप जब अपने अधीनस्थों के साथ मित्रता का भाव रखता है, उनके साथ दोस्ती का भाव रखता है, उनके साथ मेल मिलाप के साथ रहता है, तो देखिए कि कितने आश्चर्यजनक परिणाम, अद्भुत, अद्वितीय परिणाम निकलते हैं। लेकिन यदि संगठन और लीडर के बीच टकराव हो जाए, ये वाली स्थिति पैदा हो जाए, तो आप समझिए कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, अर्थात सब जीरो हो जाएगा। अगर संगठन और लीडरशिप में टकराव हो जाए तो जान लीजिए कि सब जीरो हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक संगठन में, देश में, समाज में लीडरशिप का क्या रोल होता है। तो लोक प्रशासन में संगठन के संबंध में बहुत सारे अप्रोच हैं। उसमें से जो पूछा है आपका गुणमूलक दृष्टिकोण, के प्रणेता कौन है? गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? तो इसका आंसर है चेस्टर बर्नार्ड। तो जो ये गुणमूलक दृष्टिकोण है, देखिए गुणमूलक दृष्टिकोण में दो विद्वानों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो है चेस्टर बर्नार्ड
और दूसरा है हार्डवे टीड। और जो गुणमूलक दृष्टिकोण है, गुणमूलक दृष्टिकोण ये कहता है, देखिए गुणमूलक दृष्टिकोण है क्या उसका आप समझ लीजिए। गुणमूलक दृष्टिकोण ये कहता है कि देखिए कोई भी व्यक्ति नेता तभी बन सकता है जब उसके अंदर कुछ जन्मजात जो गुण होते हैं एक नेता के लिए वो होंगे, और ये गुण जो है ना वो जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। इन गुणों को कहीं से अर्जित नहीं किया जा सकता है, कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है, न तो कहीं से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि ये गुण व्यक्ति में जन्मजात होते हैं। और जिन व्यक्तियों में ये गुण होता है वही व्यक्ति नेता के रूप में सफल हो सकते हैं, अदरवाइज अन्य व्यक्ति नेता के रूप में सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये व्यक्तियों के जो गुण हैं, जो जन्मजात गुण हैं, उन पर फोकस करता है कि जिन व्यक्तियों में ये गुण होंगे वही व्यक्ति नेता के रूप में सफल होगा, अदरवाइज नहीं। और चेस्टर बर्नार्ड ने एक जो मतलब ये मतलब जो नेता के अंदर मतलब गुण क्या होने चाहिए, तो उन्होंने 4 गुण बताए हैं। बर्नार्ड ने 4 गुण बताए हैं और हार्डवे टीड ने 10 गुण बताए हैं। बर्नार्ड ने 4 गुण बताए हैं और हार्डवे टीड ने 10 गुण बताए हैं कि एक जो अच्छा नेता है, मतलब एक जो नेता है उसके अंदर 4 गुण होना चाहिए, और हार्डवे टीड ये कहते हैं कि 10 गुण होना चाहिए। तो लोक प्रशासन के संबंध में और भी बहुत सारे अप्रोच हैं और भी बहुत सारे दृष्टिकोण हैं लीडरशिप के मामले में। जैसे एक है आपका परिस्थितीय दृष्टिकोण है, और आपका प्रासंगिकता दृष्टिकोण है, फिर पथ निर्धारण दृष्टिकोण है, पथ लक्ष्य सिद्धांत है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो गुणमूलक दृष्टिकोण का आशय क्या है वो हमने आपको बता दिया, और गुणमूलक दृष्टिकोण में 2 विद्वानों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, एक है चेस्टर बर्नार्ड और दूसरा है हार्डवे टीड। अब हम आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आज का 5वां और आखिरी क्वेश्चन होगा। वो ये है क्वेश्चन नंबर 38 है, जो आज का 5वां है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का शासन नहीं है। यानी प्रशासन पर विधायी नियंत्रण यानी कार्यपालिका का जो प्रशासन पर नियंत्रण हो, मतलब कि प्रशासन पर जो विधायिका का अर्थात लेजिस्लेचर का जो नियंत्रण होता है प्रशासन पर, विधायिका का व्यवस्थापिका का जो नियंत्रण होता है प्रशासन पर, वो साधन कौन सा नहीं है। उसमें ऑप्शन नंबर ए है प्रदत्त विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दूसरा है स्थगन प्रस्ताव, तीसरा है प्रश्नकाल, चौथा है शून्यकाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रदत्त विधान है, क्योंकि प्रदत्त विधान जो है वो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा प्रदत्त विधान। और मित्रों यहाँ पर एक चीज अभी हमने बोला कि जो प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है वो कार्यपालिका का होता है, विधायिका का नहीं होता है। विधायिका का जो नियंत्रण होता है प्रशासन पर वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब वो कैसे होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो इसलिए आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है और आज पहला दिन है, तो आज मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा। और ये एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डायग्राम बना करके बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आपको ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से प्रशासन पर जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो कार्यपालिका का होता है, न कि विधायिका का होता है। विधायिका का कंट्रोल जो प्रशासन पर होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो वो
प्रशासन पर कार्यपालिका का डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है और विधायिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है, वो मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज बस यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुड नाइट। बाय।